तो आज मैं फिर से एक मस्त सा मिनी चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक इंटेंस लव स्टोरी पसंद आती है तो ही आप इस ड्रामा को देखिएगा, क्योंकि इस ड्रामे के अंदर इतना ज़्यादा रोमांस भरा हुआ है जो कि आपको अनकंफर्टेबल भी कर सकता है। सो कहानी की स्टार्टिंग जियांग ग्रुप के प्रेसिडेंट यूनो को दिखाने से होता है, जिसे हाओ परिवार की इकलौती डॉटर निंग हाओ ने इस समय अपनी हनी ट्रैप में फंसा रखा होता है। लेकिन उसे पता नहीं होता है कि हमारे हीरो को तो इन सारी चीजों के बारे में पहले ही से पता है और वो इस राज से पर्दा नहीं हटाता है, बल्कि हमारी हीरोइन के साथ मस्ती करने का प्लान बनाता है और कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम 80 मिलियन के लायक हो भी या फिर नहीं। ऐसा कहते हुए वो उसके क्लोज जाने लगता है, उसे किस करने लगता है। हमारी हीरोइन भी इसमें फुल नशे में होती है, क्योंकि उसे उसके डैड ने ही ड्रग दिया था। जैसे ही वो कंट्री काफी समय के बाद शिफ्ट हुई थी, वैसे ही उसके डैड ने उसे बड़े ही चालाकी से ड्रग दे दिया था ताकि वो अपनी बेटी का यूज करते हुए 80 मिलियन के कर्ज को हटा दे। और इस बात का पता हमारी हीरोइन को वो ड्रिंक पीने के बाद पता चलता है, इसलिए वो सोचती है कि चलो अपने डैड की मदद कर ही देते हैं, क्योंकि उसके सो कॉल्ड डैड ने उससे वादा किया था कि वो समय से पहले ही वहाँ पे पहुँच जाएंगे और उसकी हेल्प कर देंगे। और वो इस मौके का फायदा उठाकर हमारे हीरो को जेल भेजने की कोशिश करेंगे और वो जेल नहीं जाना चाहेगा, जिस वजह से वो 80 मिलियन के कर्ज को ऐसे ही माफ कर देगा। बट डैड को आने में देरी होने लगती है और ड्रग का डोज धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जिस वजह से हमारी हीरोइन के पास भी कोई रास्ता नहीं बचता है। इसलिए वो हीरो को बीच में ना रुकने के लिए कहती है और उसे ये सारी चीजें कंटिन्यू करने के लिए कहती है। उनो भी पीछे नहीं हटता है, क्योंकि वो निंग हाउ से पूरी तरीके से ऑब्सेस्ड हो गया था फर्स्ट टाइम से ही, इसलिए वो उसके साथ ये सारी चीजें कंटिन्यू रखता है। उसी समय बाहर से डैड 2 लोगों के साथ अंदर आ रहे होते हैं। वही दूसरी तरफ यूनो इस समय निंग हाउ के साथ होता है और उसे किस कर रहा होता है और निंग हाउ उसे ना रुकने के लिए कह रही होती है। आवाज सुनकर उसके डैड दरवाजे के पास रुक जाते हैं और दरवाजे पे जोर से लात मारते हैं, बट आगे कुछ होता ही नहीं है, बल्कि सीन शिफ्ट हो जाती है। अगले सीन में हम निंग हाउ को यूनो की बाहों में देखते हैं। उन्होंने एक साथ नाइट स्पेंड कर लिया होता है। निंग हाउ जब यूनो को इतने क्लोज से देखती है तो वो सोचती है कि कितना हैंडसम लड़का है, लेकिन उसने उसके साथ गलत किया। पूरी रात उसने उसका अच्छी तरीके से ख्याल रखा और उसकी जान बचाने में भी उसकी मदद की। उसे गिल्ट हो रहा होता है, क्योंकि उससे पता नहीं होता है कि यूनो को इन सारी चीजों के बारे में पता है, इसलिए वो चुपचाप यहाँ से निकलने की कोशिश करती है। साथ ही वो जाते टाइम अपने डैड को कोस भी रही होती है कि उसके डैड कितना ज्यादा घटिया है। पहले तो उन्होंने उसे जाल में फंसा दिया और बाद में वो उसे बचाने तक नहीं आए। ऐसा सोच के वो निकल रही होती है, तभी यूनो की आंखें खुल जाती है। इस समय इसकी पूरी बॉडी पे लव बाइट्स होते हैं। वो यहाँ से निकलने ही वाली होती है, तभी यूनो उसका हाथ पकड़ता है और उसे वापस से अपने पास खींच लेता है और उसे साथ में शावर लेने की बात करता है। लेकिन निंग हाउ इससे थोड़ी सी एम्बैरेस होने लगती है और निकलने की कोशिश करती है, बट वो उसके पैरों को पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे लगा था कि तुम कमजोर हो, लेकिन ऐसे यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही हो, इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर अभी भी जान बची हुई है। ऐसा कहते हुए वो उसे ब्लैंकेट के अंदर खींच लेता है और उसके साथ फिर से नाइट स्पेंड करने लगता है। कुछ टाइम के बाद वो पूरे फ्रेश मूड में जगता है, जिसमें निंग हाउ सो रही होती है और वो उसके डैड से मिलता है। पता चलता है कि लास्ट नाइट जब उसके डैड अपनी बेटी को बचाने के लिए होटल के दरवाजे पे लात मार रहे थे, उसी समय यहाँ पे उन्हाव के लोग आते हैं और अच्छी तरीके से पीटने के बाद अपने साथ लेकर चले जाते हैं। कुछ समय के बाद यूनो उसके सामने आता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे बाप को देखकर मुझे खुद ही शर्म आ रही है। आखिर तुम अपनी बेटी का इस्तेमाल हनी ट्रैप के लिए कैसे कर सकती हो? सिर्फ 80 मिलियन के लिए तुमने ये बेकार सा प्लान बनाया था। इसके बाद वो डैड को बोलने का मौका देता है। जब डैड को पता चलता है कि जब इससे सारी बातें पहले से पता थी तो वो जाल में क्यों फंसा। यूनो बता देता है कि वो पहले से ही उसकी बेटी से ऑब्सेस्ड था और जब उसे ऐसा मौका मिला तो वो अपने हाथ से जाने क्यों दे। इसके बाद वो उसके गुनाहों के पेपर्स उसके सामने रख देता है और कहता है कि तुम्हें अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार है ना, तो चलो मैं तुम्हें फिर से पैसे देता हूँ। जिसके बाद वो डैड का मुंह बंद रखने के लिए उन्हें कुछ और पैसों का ऑफर देता है। वहीं दूसरी तरफ निंग हाउ की आंखें खुलती है। वो कहती है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि कल रात की वजह से मैं तो मर ही गई होंगी, मैं अभी भी जिंदा हूँ। इस बात पे मुझे खुद भी ताज्जुब हो रहा है। जिसके बाद वो यूनो को आवाज देने लगती है। कुछ समय आवाज देने के बाद जब दूसरी तरफ से आवाज नहीं आता है, तब उसे डर लगता है कि कहीं उसके डैड ने उसे कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया ना। वो उसे ढूंढते हुए जैसे बाहर निकलने वाली होती है, ठीक उसी समय उसके डैड उनो को पकड़ के उसके एक कमरे में लाते हैं, जहाँ पे उनो एक बेबस बन के उससे माफी मांग रहा होता है और उससे डैड से माफी मांग रहा होता है कल रात जो कुछ भी हुआ था। ये सब कुछ देखकर बेचारी निंग हाउ सोचने पड़ जाती है कि कल रात तो मैंने इसके साथ गलत किया था, ये आखिर मुझसे माफी क्यों मांग रहा है। बट बेचारी निंग हाउ को अब भी नहीं पता होता है कि उनो तो उसके सामने इस समय भी नाटक कर रहा है और इस समय उसके डैड भी उसी के जाल में फंस चुके हैं। उसके डैड उसके सामने रूड बनने की एक्टिंग कर रहे होते हैं, लेकिन असल में तो वो उनो से खुद भी डरे हुए होते हैं। ये सब कुछ यहाँ पे ऐसा इसलिए हो रहा होता है ताकि उनो उसके डैड के सामने दिखा सके कि कितना ज्यादा कमजोर है। ये सब कुछ देखकर निंग हाउ खुद ही सामने आ जाती है, अपने डैड को डांटती है और उनो की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का फैसला करती है, जैसा कि ठीक उनो चाहता था। बट स्टार्टिंग में वो थोड़ी सी और भी एक्टिंग करता है कि वो ऐसा कुछ नहीं चाहता है, जिससे निंग
निंगहाओ को और भी ज्यादा गिल्ट होने लगता है और वो उसकी जिम्मेदारी लेने का फैसला करती है। साथ ही वो सोच रही होती है कि वो कितनी अच्छी है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, इस तरीके से वो अपनी गलती भी सुधार सकती है। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर हमारा हीरो उससे शादी की बात कह देता है। डैड भी सोच रहे होते हैं कि अब वो मेरी बेटी को जाल में नहीं फंसा सकता है क्योंकि उसका तो ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर उनो ऐसा क्यूट सा बेबस वाला फेस बनाता है कि निंगहाओ उसे देखकर शादी के लिए हाँ कर देती है। ये सुनकर उनो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कल ही शादी करने की बात कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जो असिस्टेंट होता है वो डैड के हाथों में एक कार्ड सौंप देता है जिसमें काफी सारे पैसे होते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो निंगहाओ के सामने जाए नहीं और ना ही अपनी जबान खोले। वहीं दूसरी तरफ उनो इस चीज को और भी ज्यादा डिले नहीं करता है, ये सोचते हुए कि निंगहाओ का कहीं डिसीजन ना चेंज हो जाए, इसलिए वो तुरंत ही उसके साथ शादी रजिस्टर कर लेता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पता चलता है कि 5 साल पहले उनो को जब किसी ने जान से मारने की कोशिश की थी, उस समय अनजाने में निंगहाओ उसके सामने आ जाती है और उसकी मदद करती है। उस समय से ही उनो उसके ऊपर फ्लैट हो चुका था और पहली नजर में ही उससे प्यार करने लगा था। इसलिए आज जब उससे उसकी शादी हो जाती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसके लिए बहुत सारी चीजें करने का वादा करता है। ये सब कुछ देख कर निंगहाओ को ऐसा लगता है कि शायद वो उसे चीट कर रही है। वहीं दूसरी तरफ हमारा हीरो भी उसके बढ़ते हुए प्यार को देखकर सोच रहा होता है कि उसके बारे में जब उसे पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी। दूसरी तरफ हम उनो के पेरेंट्स को देखते हैं जो कि काफी सारे लड़कियों की पिक्चर्स लेकर बैठे होते हैं और डिसाइड कर रहे होते हैं कि उनका बेटा किस लड़की से शादी करेगा। अब मॉम के लिए तो उनका बेटा किसी राजकुमार से कम नहीं होता है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा चूसी होकर अपनी बहू को ढूंढ रही होती है। वहीं पे डैड जो होते हैं वही मॉम से कहते हैं कि तुम्हारा बेटा इतना भी ज्यादा खास नहीं है, बस उसका चेहरा ही इतना ज्यादा हैंडसम है, लेकिन वो बिल्कुल भी लायक नहीं है, इसलिए तुम्हें इतना ज्यादा अपने बेटे को लेकर शो ऑफ नहीं करना चाहिए। ये बातें मॉम को अच्छी नहीं लगती हैं और वो डैड के ऊपर टूट पड़ती हैं। इन दोनों के बीच में ऐसी खट्टी मीठी बातें चली रही होती हैं, तभी नौकरानियां बहुत सारा गिफ्ट लेकर अंदर एंटर होती हैं। मॉम ये सब कुछ देखकर उनसे पूछती है कि ये क्या है, तो वो बता देती है कि उन्होंने ये सब कुछ यंग मास्टर की वाइफ के लिए है। अब ये सुनकर तो मॉम परेशान हो जाती हैं, शॉक के मारे बेहोश भी हो जाती हैं कि अभी तो उनके बेटे की शादी भी नहीं हुई है तो ये यंग लेडी कहाँ से आ गई। बट डैड को तो इन सारी बातों से फर्क नहीं पड़ रहा होता है, वो तो इस बात को लेकर खुश हो रहे होते हैं कि बहुत ही जल्द उनके घर में छोटे छोटे बच्चे आ जाएंगे। कुछ ही देर के अंदर ओनो भी यहाँ पे निंगहाओ को लेकर पहुंच जाता है। डैड तो इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर अपने बेटे को शाबाशी दे रहे होते हैं और इस इशारे से कह रहे होते हैं कि काफी अच्छी लड़की है। वहीं मॉम को निंगहाओ पसंद नहीं आती है उसके डैड एंड उसके फैमिली की वजह से, क्योंकि उनकी फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी थी और उसके परिवार वालों को इन्हें 80 मिलियन पैसे भी देने थे, लेकिन इस शादी की वजह से शायद उन्हें पैसे नहीं मिलते। इस वजह से वो निंगहाओ को पसंद नहीं करती हैं और कहती हैं कि मुझे शक हो रहा है कि इस लड़की ने तुम्हें अपने जाल में फंसाया होगा। आंटी की ऐसी बातें सुनकर तो बेचारी निंगहाओ भी परेशान हो जाती है और सोचती है कि आंटी तो बहुत ही तेज है, उन्हें कैसे मेरे प्लान के बारे में पता है कि मैंने उनके बेटे को फंसाया था। अब मॉम तो लगातार निंगहाओ को टारगेट पे ले लेती है और उससे बातें सुनाई जा रही होती है। इन सबको रोकने के लिए यूनो तुरंत ही मैरिज सर्टिफिकेट निकालता है और अपने पेरेंट्स को दिखाता है और कहता है कि मैंने शादी कर ली है, तो यही आपकी डॉटर इन लॉ है। मॉम शॉक्ड होती है, वही डैड बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वो कहते हैं कि मैं बहुत ही जल्द एक पार्टी रखूंगा जहाँ पे मैं अपने पूरे फ्रेंड्स फैमिली को बुलाऊंगा और बताऊंगा कि मेरे बेटे ने इतनी खूबसूरत लड़की से शादी कर ली है। मॉम को ये सुनकर गुस्सा आता है और वो अपने सैंडल से डैड के पैरों पे मारती हैं। कुछ समय के बाद हम इन दोनों को उनके कमरे में देखते हैं। कमरे को बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया होता है, चारों तरफ गुलाब की पंखुड़ियाँ, कैंडल्स एंड बैलून्स गिरे हुए होते हैं। ये सब कुछ देखकर निंगहाओ को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तभी पीछे से यूनो उसे हक कर लेता है और कहता है कि मैंने लास्ट मोमेंट पे ये सब कुछ ऑर्गेनाइज किया था, तुम्हें ये सब कुछ कैसा लगा। निंगहाओ ये सारी चीजें देखती है और उनो के प्यार को फील करते हुए सोचती है कि ये लड़का कितना ज्यादा अच्छा है। फिर वो उसके चीक्स पे किस करती है। यूनो तुरंत ही उसके कोट को निकालने लगता है, उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है कि तुमने गलत जगह पे किस किया था। जिसके बाद वो उसे बेड पे धक्का दे देता है और उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। निंगहाओ उसे अपने पैरों से रोकती है, लेकिन वो रुकता नहीं है बल्कि अपने उंगलियां उसके पैरों पे फेरने लगता है और उसे किस करने वाला होता है। निंगहाओ उसे तुरंत ही रुक जाने के लिए कहती है और कहती है कि क्या हमने लास्ट नाइट ये सारी चीजें नहीं की थी। ये सुनकर वो उसे कहता है कि प्लीज अब तुम मुझे और मत रोको। जिसके बाद वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और उसे किस करने लगता है। वो उसे फिर से रुक जाने के लिए कहती है, लेकिन वो रुकता नहीं है, उसे फिर से किस करने लगता है। वो कहती है कि मैंने अभी तक शावर नहीं लिया है। वो उसे कहता है कि मैंने पूरे रास्ते बहुत ही ज्यादा इंतजार किया था, लेकिन अब मुझे इंतजार नहीं करना है, इसलिए प्लीज तुम मुझे मत रोको। ऐसा कहते हुए वो उसकी काफी क्लोज होता है और उसके साथ नाइट स्पेंड करने लगता है। वहीं बाहर पेरेंट्स कान लगाकर ये सारी चीज सुन रहे होते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि उनका पोता बहुत ही जल्द आने वाला है, इसलिए वो तुरंत ही खुशी के साथ वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। निंगहाओ सुबह में जगती है, लेकिन काफी सुबह हो रही होती है, इसलिए वो दोबारा सोने चली जाती है। बट उनो उठता है और उसके लिए सूप बनाने के लिए नीचे आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम किचन में मॉम को देखते हैं जो कि डांस करते हुए सूप बना रही होती है। टर्टल सूप के स्मेल को सूंघते हुए डैड भी यहाँ पे आ जाते हैं और खाने की जिद करते हैं। मॉम उसे देने से मना करती है। थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे उनो भी आ जाता है जो कि म्यूजिक को बंद कर देता है और कहता है कि उसकी वाइफ अभी सो रही है, इसलिए शांति चाहिए।
मॉम को तो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी बेटी को डांटने लगती हैं, लेकिन बेटा अपनी मॉम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। वो तो उस टर्टल सूप पे ध्यान देता है और बात करते करते उस सूप को एक दूसरे बाउल में ले लेता है और चुपचाप बिना कोई शोर किए वहां से चला जाता है और मॉम को इस बात का पता भी नहीं चलता है। कुछ समय के बाद जब सभी चले जाते हैं तब वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगती हैं और दूसरी तरफ यूनो उस सूप को लेकर अपनी वाइफ के पास पहुंच जाता है और उसे पीने के लिए कहता है। उनो के प्यार से वो काफी इम्प्रेस होती है और उस टर्टल सूप को पीने लगती है। उसी समय उसके फ़ोन पे उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है क्योंकि वो कंट्री वापस आ चुका था और उसे मिलने की बात कर रहा था। उनो ये सब कुछ देख लेता है और मैसेज को देखने के बाद वो उसे ब्लॉक कर देता है, जिसके बाद वो उसे कहता है कि आज मुझे कुछ काम है इसलिए मुझे बाहर जाना है। वो भी उसके साथ जाने की बात करती है, लेकिन वो ये कहते हुए मना कर देता है कि उसे अभी सूप को खत्म करना है क्योंकि वो बहुत ही जल्द थक जाती है और इसीलिए उसे ताकत की जरूरत है। जिस पे वो कुछ नहीं कहती है बल्कि एक गुड बाय किस देती है और वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उसके बॉयफ्रेंड को उन्होंने उससे बंदी बना लिया होता है और अपने लोगों से कह के उसके एक एक कपड़े उसके कपड़े से उतरवा देता है। लास्ट में उसकी पूरी बॉडी पे बस उसकी अंडरवियर भी बचती है और वो अपने इज्जत को बचाने के लिए पिलो का सहारा लेता है और पूछता है कि वो लोग कौन है और उसके साथ ये सारी चीजें क्यों हो रही है। तभी उसकी आंखों से पट्टी हटा दिया जाता है और उन्होंने उसे निंग हाउस से दूर रहने के लिए कहता है, बट वो मना कर देता है और उसके साथ दुश्मनी मोल लेता है और बताता है कि निंग हाउस से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, इसलिए वो उसे नहीं छोड़ने वाला है। उन्होंने गुस्से में उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे पूरे काले चिट्ठी के बारे में पता है, तुम्हारा रिजल्ट, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे बारे में जितनी भी चीजें हैं सब के सब फ्रॉड हैं। अगर मैं इसके बारे में सबको बता देता हूँ तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन वो अब भी उससे डरता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ निंग हाउ ने पूरा सूप पी लिया होता है, जिस वजह से उसका पेट फूल जाता है। तभी उसके डैड उसके पास कॉल करते हैं और उसे बता देते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड वापस आ चुका है। अब ये सुनकर तो वह हैरान हो जाती है और सोचती है कि कहीं उसका बॉयफ्रेंड उसे हस्बैंड से ना मिल जाए और सारी बातें ना बता दे। दूसरी तरफ ये उसके सामने शो ऑफ कर रहा होता है कि निंग हाउ उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करती है, उसके लिए सब कुछ छोड़ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ तो निंग हाउ बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कर रही होती है क्योंकि उसने सोच लिया होता है कि जो कुछ भी उसके हस्बैंड के पास आएगा या फिर दोनों के रिलेशन में इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा वो उन्हें खत्म कर देगी। इनके लिए वह ऐसी ऐसी चीजों की तैयारी कर रही होती है जिसे कोई देख भी ले तो वो डर के भाग जाए, क्योंकि उसे अपना पुराना हिसाब भी तो उसे चुकाना था क्योंकि वो पहले इसे बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी, लेकिन वो उसे ऐसे ही छोड़कर चला गया, जिस वजह से वो उसी में बहुत ही ज्यादा रोती है और इसीलिए वो उससे बदला लेने के लिए उसके पास आती है। डैड से उस जगह के बारे में पता लगाती है और फुल रोमांटिक अंदाज में वो अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर तो उसका हस्बैंड होता है जो कि उसे देखकर गुस्से से लाल हो जाता है और उसे पूछता है कि वो क्या कर रही है। बेचारी अपने हस्बैंड को देखकर वो इतनी ज्यादा डर जाती है कि समझ नहीं पाती है कि वो क्या करे। वो सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन हस्बैंड को इतना गुस्सा आता है कि वो अपना सारा का सारा गुस्सा एक्स बॉयफ्रेंड पे ही निकाल देता है और वो बेहोश हो जाता है। अब ये पहली बार था जब वो अपने हस्बैंड को इतने गुस्से में देख रही थी, इसलिए वो उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो इतने गुस्से में होता है कि वो उसे बेड पे धक्का दे देता है। उसके गुस्से को देखकर वो यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका पैर पकड़ लेता है, उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे कहता है कि आज मैं तुम्हें इस कमरे से बाहर नहीं जाने दूंगा। इसके बाद वो अपनी टाई निकालता है और उसके हाथों को बांध देता है और जेलसी में उसके साथ इंटीमेट होता है। कुछ समय के बाद जब उसका दिमाग ठंडा हो जाता है तब वो उसे पानी पिलाता है और शांत पड़ जाता है। निंग हाउ उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचती है। वो तो अपने हस्बैंड को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और सोचती है कि उसका हस्बैंड कितना ज्यादा अच्छा है। उसी समय यूनो इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों का आंसू ठीक उसके चेहरे पे गिरता है, जिस वजह से वो घबरा जाती है और तुरंत ही उससे रिलैक्स करने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं तो बस उसे गुड बाय कहने के लिए आई थी और बताना चाहती थी कि मेरी शादी हो चुकी है। तुम्हें इस बात को लेकर इतने ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर वो उसके एक्स के बारे में सोचने लगता है। उसके एक्स ने कहा था कि जब उसकी सच्चाई उसके सामने आएगी तब वो उसे छोड़ देगी, इसीलिए वो उससे पूछता है कि अगर कोई तुमसे झूठ बोलेगा तो तुम क्या करोगी। ये सुनकर वो घबराने लगती है क्योंकि उसने खुद ही इसे धोखा दिया था और वो सोच रही थी कि कहीं इसके डैड और उसके प्लान के बारे में इसे पता तो नहीं चल गया ना। फिर वो उसे कहती है कि अगर किसी को अपनी गलती का रियलाइज है तो मैं माफ कर दूंगी, वैसे मैं अपने एक्स से खुद डील करना चाहती हूँ। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे खुश करना होगा। ये सुनकर वो पट्टी उठाती है और अपनी आंखों पे बांधने वाली थी, लेकिन वो उसकी आंखों पे बांध देती है और उसे किस करते हुए उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हम निंग हाउ को देखते हैं जो कि एक्स के पास जाती है और उसके मुंह से कपड़ा निकालती है, जिसे देखकर उसे ऐसा लगता है कि शायद वो उसे बचाने के लिए आई है क्योंकि वो उसे ही प्यार करती है। इसलिए वो तुरंत ही यूनो की सच्चाई उसे बताने की कोशिश करता है, लेकिन ये तो उसकी बातों पे भरोसा ही नहीं करती है। इनफैक्ट वो उसकी बातों पे ध्यान ही नहीं देती है, बल्कि पिछले टाइम में जो कुछ भी हुआ था उन बातों का गुस्सा निकालते हुए उसे बुरी तरीके से पीटने लगती है। दरवाजे के बाहर से उनो ये सारी चीज सुन रहा होता है और जब उसे पता चलता है कि निंग हाउ उसके बारे में इतना ज्यादा सोचती है तब उसे काफी अच्छा लगता है।
तभी यूनो का आदमी उसके पास आता है और निंग हाओ का बैग उसे दिखाता है, जिसके बाद वो लोग कमरे में जाते हैं और उसकी तलाशी लेते हैं। लेकिन जैसे ही अंदर से निकल रही चीजों को देखते हैं वो लोग हैरान हो जाते हैं। वो पर्सन कहता है कि बॉस, मैडम तो आपसे भी ज्यादा खतरनाक है। ये सुनकर उसे काफी अच्छा लगता है कि वो जिससे प्यार करता है वो भी उसकी ही जैसी है। जिसके बाद वो बैग को बंद कर देता है और कार में रखने के लिए कहता है। ठीक उसी समय निंग हाओ भी आ जाती है और जैसे ही वो बैग को यहाँ पे देखती है वो घबराते हुए इसे पकड़ लेती है और सोचती है कि कहीं इन्होंने उसे चेक तो नहीं कर लिया ना। जिसके बाद वो अपने हस्बैंड से एक बार पूछ भी लेती है। वो भी थोड़ी सी एक्टिंग करते हुए कहता है कि इसके अंदर कोई खास चीज है क्या। वो कहती है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस लड़कियों की पर्सनल चीज है। जिसके बाद वो बात कर रहे होते हैं। ये देखकर वो पर्सन भी सोचता है कि दोनों एक से बढ़ के एक हैं और दोनों को अपनी सच्चाई एक दूसरे को दिखाने भी नहीं है। दूसरी तरफ हम निंग हाओ के डैड को देखते हैं जो कि यूनो के पेरेंट्स से मिलने के लिए आए होते हैं। अब यहाँ पे तो मॉम यूनो के डैड को देखकर गुस्सा करने लगती हैं और कहती हैं कि आपकी बेटी बिल्कुल भी सही नहीं है। वो सुबह तक काफी देर तक सोती रहती है, एक भी घर का काम नहीं करती है। और तो और हाल ही में मुझे पता चला था कि उसका रिलेशन किसी और पर्सन के साथ ही है। वो मेरी बेटी को धोखा दे रही है। आपको अच्छा होगा कि आप अपनी बेटी को अपने साथ ही लेकर चले जाओ। ये सब कुछ सुनकर डैड भी घबराने लगते हैं और सोचते हैं कि अगर सच्चाई इन्हें पता चल गई होगी तो वो लोग इसके साथ क्या करेंगे। तभी यहाँ पे निंग हाओ भी आ जाती है और अपने डैड के ऊपर उछलते हुए उन्हें अच्छे से पीटती है और उन्हें शांत करती है, कुछ भी ना बोलने के लिए, कहीं इनका प्लान खराब ना हो जाए। मॉम को भी समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन डैड समझ आते हैं कि अभी तक दोनों के पक्ष के जो एक दूसरे की जो खतरनाक बातें हैं वो एक दूसरे को पता नहीं है। इसलिए वो सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि आपने सही कहा, मेरी बेटी थोड़ी सी नादान है। मैंने उसे सुबह में जगना नहीं सिखाया, ना ही उसे खाना बनाना सिखाया है, इसलिए वो थोड़ी सी नादान है। अब उनकी बातें सुनकर मॉम को थोड़ा अच्छा लगता है और वो उन्हें खाने पे रोक लेती है। कुछ टाइम के बाद खाना बनता है और सभी साथ में बैठ के खाना खा रहे होते हैं। लेकिन डैड तो अपने बाउल में खाने की चीज़ों को ऐसे भर रहे होते हैं कि जैसे लग रहा होता है कि वो काफ़ी समय से ठीक से खाना ही नहीं खाए हैं। लेकिन वो किसी की भी बातों पे ध्यान नहीं देती हैं, सारा का सारा ध्यान अपनी खाने की चीज़ों पे रखते हैं और कंटिन्यूसली खाए जा रहे होते हैं। अब टेबल पे एक और भी चीज़ हमें देखने को मिलती है। जब भी कोई मॉम डिश खाने की कोशिश करती है तुरंत ही यूनो टेबल को खसका देता है और वो डिश अपनी वाइफ को खिलाता है, जिस वजह से मॉम गुस्सा हो जाती हैं और टेबल से उठकर वहाँ से चली जाती हैं। निंग हाओ इस चीज को नोटिस कर लेती है, इसलिए वो खाने के तुरंत बाद ही मॉम को मनाने के लिए उनके लिए सूप लेकर जाती है। मॉम को तो निंग हाओ पसंद नहीं थी, लेकिन वो ऐसा दिखाने की कोशिश करती हैं कि उन्हें निंग हाओ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए वो उसके साथ एक्टिंग करती हैं और कहती हैं कि तुम मेरा कितना ज्यादा ख्याल रखती हो, अगर तुम्हें कोई भी चीज चाहिए होगी तो तुम मुझसे ले सकती हो। निंग हाओ कहती है कि हाँ क्यों नहीं मॉम, मुझे आपकी ये ब्रेसलेट बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्या आप मुझे ये दे सकती हो। अब ये सुनकर मॉम कुछ नहीं कह पाती हैं, वो उस ब्रेसलेट को उसे दे देती हैं। जिसके बाद भी निंग हाओ उन्हें टीज करना रोकती नहीं है, बल्कि कमरे के अंदर जितनी भी ज्वेलरी होती हैं, जितनी भी कीमती चीज़ें होती हैं, वो सभी चीज़ को इकट्ठा कर लेती है और कहती है कि थैंक यू मॉम, आपको मुझे इतनी सारी चीज़ें देने के लिए। अगर मुझे लाइफ में चांस मिलेगा आपके बारे में कुछ भी कहने को ना, तो मैं बताऊंगी दुनिया वालों को कि मेरी मॉम कितनी ज़्यादा अच्छी हैं। अब थोड़ी ही देर की चिकनी चुपड़ी बातों से वो इनका सारा का सारा तिजोरी खाली कर देती है, जिससे मॉम को तो बहुत ही बड़ा सदमा लग जाता है। वो सोचती है कि ये कितनी ज़्यादा चालाक है, बस एक छोटा सा सूप का बाउल लेकर आई थी जिसे ही मैंने खुद ही बनाया था और उसे ही मुझे पिलाकर मेरी सारी कीमती चीज़ें अपने साथ लेकर चली गई। अगले सीन में हम यूनो को देखते हैं जो कि रेडी होकर नीचे आ रहा होता है। तभी वो अपनी वाइफ को उसके डैड के साथ थोड़ी खींचतान करते हुए देख रहा होता है, जहाँ पे डैड अपनी बेटी के ऊपर जोर दे रहे होते हैं कि वो अपने हस्बैंड से कह के उन्हें बहुत सारा पैसा दिलवा दे, क्योंकि उन्हें किसी के साथ मिलकर बिजनेस करना है। लेकिन वो साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके डैड सिर्फ और सिर्फ पैसों को डुबोना चाहते हैं, उन्हें पैसे बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है। इसलिए वो पैसे देने से साफ मना कर देती है और कहती है कि जाओ और खुद से ही पैसा कमाओ। लेकिन डैड हार नहीं मानते हैं, उसके सामने लेट जाते हैं और बच्चों की तरह रिक्वेस्ट करने लगती हैं कि वो उन्हें पैसा दे दे, लेकिन वो फिर भी नहीं देती है, वहाँ से जाने लगती है। तब वो उसके पैरों को पकड़ लेते हैं और उससे पैसे मांग रहे होते हैं, लेकिन वो पैसे देने से साफ मना कर देती है। ऊपर से ये सारी चीजें यूनो भी देख रहा होता है और उसे ये सारी चीजें काफी फनी लग रही होती है, क्योंकि नीचे इसमें हीरो ने अपने डैड को खींचकर घर से बाहर निकाल रही होती है, जो कि सच में काफी फनी होता है। नेक्स्ट सीन में हम यूनो को देखते हैं जो कि ड्रिंक करते हुए सोच रहा होता है कि आखिर इसमें उसकी वाइफ पैसे मांगने के लिए क्या करेगी। वो सोच रहा होता है कि निंग हाओ उसके पास आएगी जिसने रैबिट की ड्रेस पहनी होगी, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा सेक्सी एंड हॉट लग रही होगी और इस तरीके से वो उसे पैसे मांगने के लिए रिक्वेस्ट कर रही होगी। वो सारी चीज इमेजिन करके बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और मन ही मन बड़बड़ा रहा होता है। इसी वक्त मॉम भी आ जाती हैं और बेटे को ऐसे बड़बड़ाते हुए देखकर सोचती हैं कि वो पागल हो गया है, इसलिए वो उसके पास जाती हैं और बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो तो अपने इमेजिनेशन में ही खोया होता है। वो मॉम की बातों पे ध्यान नहीं देता है, बल्कि उनके साथ डांस करने लगता है। मॉम उसे इस तरीके से डांस करते हुए देखकर उससे पूछती है कि आखिर वो इतना ज्यादा खुश क्यों है। ये सुनकर वो बताता है कि आज वो एक खरगोश को खाने वाला है। ये सुनकर वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही स्पाइसी खरगोश बना सकती हूँ। ये सुनकर वो थोड़ा सा सेक करता है और कहता है कि मॉम आज मेरी ऑनलाइन मीटिंग होने वाली है, इसलिए मेरी वाइफ अगर मेरे बारे में पूछे तो उसे आप मेरे पास भेज देना। सुनकर तो मॉम को बड़ा ही गुस्सा आता है। इत्तेफाक से उनके हाथ में वो भी सीसीटीवी कैमरा लग जाता है, जिसमें वो देखती हैं कि ये लोग उसके बेटे से पैसा ऐंठने के लिए यहाँ पे आए हैं। अब वो पूरी बात भी नहीं सुनती हैं और ऐसे ही जज कर लेती हैं कि वो लोग यहाँ पे सिर्फ उनके बेटे के पैसे के लिए आए हैं। इसलिए वो निंग हाओ को अपने बेटे से बाहर निकलने के लिए काफी सारी लड़कियों को बुलाती हैं,
जो कि एक से बढ़ के एक खूबसूरत होती हैं, और उसके बाद वो सभी लड़कियों को अपनी बेटी के पास भेज देती हैं, जो निंग हाओ के आने का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन एक साथ इतनी सारी लड़कियों को अचानक से अपने स्टडी रूम में देखकर वो परेशान हो जाता है। ऊपर से सारी लड़कियां बहुत ही उसके क्लोज होने की कोशिश कर रही होती हैं, जिस वजह से वो गुस्से से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और सभी को गुस्से से वहाँ से भगा देता है। सभी लड़कियां गुस्से से वहाँ से बाहर निकलती हैं और तभी उनका सामना निंग हाओ से हो जाता है। उन लड़कियों से आधी अधूरी बात करने की वजह से निंग हाओ को ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि शायद इन सारी लड़कियों को उसके डैड ने भेजा होगा ताकि वो उसके हस्बैंड को सेड्यूस कर सके और पैसा निकलवा सके। इसलिए वो अपना दिमाग घुमाती है, उन लड़कियों को वापस से पैसे देती है और अपने डैड के कमरे में भेज देती है ताकि वो उन्हें परेशान कर सके। इन लड़कियों से फिर से गलती हो जाती है। वो निंग हाओ के डैड के कमरे में ना चाहते हुए यूनहो के डैड के पास चली जाती हैं। डैड बेचारे अकेले उन सभी से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी मिलकर उनका हाल खराब कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ निंग हाओ अपने हस्बैंड के पास जाती है। उसे ऐसे गुस्से में देखकर ऐसा लगता है कि उसकी डैड की वजह से ही वो गुस्सा है, इसलिए वो जाकर उसे माफी मांगने लगती है। यूनो भी गुस्से में होता है, लेकिन जैसे उसे देखता है फिर से वो रैबिट वाली इमेजिनेशन उसके दिमाग में घूमने लगती है। इसलिए वो समय को ज़्यादा बर्बाद नहीं करता है, उसके पास आता है और वो उस रैबिट वाली ड्रेस को उसे पहनने के लिए कहता है। ये देखकर वो थोड़ी सी नखरे करती है क्योंकि कपड़ा छोटा होता है, तब वो कहता है कि तुम खुद पहन लोगी या फिर मैं इसे खुद पहना दूं, जिससे वो थोड़ी सी डरने लगती है और तुरंत ही ड्रेस को लेकर वॉशरूम की तरफ भाग जाती है। कुछ टाइम के बाद जब वो ड्रेस को पहनकर फाइनली उसके सामने आती है तो उसे इस कपड़ों में देखकर तो उसका गला ही सूखने लगता है। तभी वो उसे सॉरी कर देती है अपनी डैड की तरफ से कि उन्होंने उसके लिए इतनी सारी लड़कियों को भेजा। ये सुनकर उसे भी समझ में आ जाता है कि सच्चाई क्या है। तभी वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच देता है, जिसके बाद वो उसके पूंछ के साथ खेलने लगता है और उसके बाद वो उसे किस करने लगता है। दोनों फिर से एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डैड एक पर्सन के पास जाते हैं और उसे पैसा ले लेते हैं। वो लोग भी आसानी से उसे पैसा दे देते हैं और बदले में उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करवा लेते हैं। डैड उस पेपर को पढ़ते नहीं है और पैसों की लालच में वो उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को ऐसे ही साइन करते हुए वहाँ से पैसे लेकर चले आते हैं। दूसरी तरफ निंग हाओ ब्रेकफास्ट कर रही होती है, तभी अचानक से मॉम डैड को मारते हुए बाहर लेकर आती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने हस्बैंड को उन सारी लड़कियों के साथ देखा था, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती हैं और उन्हें खाने बनाने वाली चीजों से हमला कर रही होती हैं। उस समय के बाद निंग हाओ का हस्बैंड उसके पास आ जाता है और उसे छेड़ने लगता है। वो कहता है कि आज मैंने जब अपना आँख खोला तो मेरे पास नहीं थी। वैसे कल रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था तुम्हें याद तो है ना? पता है तुम्हारी हालत कितनी ज्यादा खराब हो गई थी, तुम्हारे पैर कांपने लग गए थे, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। वो ऐसी बातें कर रहा होता है और सामने से पेरेंट्स भी आ रहे होते हैं, इसलिए वो बन को सीधा उसके मुंह में ठूस देती है और कहती है कि आज का खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मॉम कहती है कि खाना अच्छा कैसे नहीं होगा, मैंने खरगोश की मीट बनाई है। ये सुनकर तो निंग हाओ को अजीब लगता है और वो पूछती है कि ऐसा क्यों। मॉम बताती है कि उनके बेटे को ये बहुत ही ज्यादा पसंद है। जिसके बाद वो भी उसे छेड़ने लगता है, उसके पैरों को पकड़ लेता है और धीरे धीरे अपनी उंगलियों को ऊपर लेकर जाने लगता है, जिस वजह से निंग हाओ का चेहरा लाल पड़ने लगता है। खाना खत्म होने के बाद यूनो अपने एक आदमी से मिलता है जो कि निंग हाओ के डैड के बारे में बताता है कि उन्होंने किसी पर्सन से बहुत सारा पैसा लिया और बिना देखे डॉक्यूमेंट पेपर पे साइन कर दिए और अब वो प्रॉब्लम में भी फंस गए हैं। ये सुनकर वो अपने असिस्टेंट को तुरंत ही डैड की मदद करने के लिए भेज देता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकलेंगे तो वो सीधा निंग हाओ को परेशान करेंगे। इसलिए असिस्टेंट तुरंत ही डैड को बचाने के लिए पहुंचता है, जहाँ पे जिन लोगों से उन्होंने पैसा लिया था वो उसे बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। बट असिस्टेंट वहाँ पे डैड को बचाता है और बताता है कि वो जियांग ग्रुप की तरफ से है। अब नाम सुनकर ये लोग डर जाते हैं और मौके का फायदा उठाते हुए डैड भी वहाँ से भाग जाते हैं। अगले सीन में हम निंग हाओ को देखते हैं जो कि इंटरनेट पे ये सर्च कर रही होती है कि आखिर अपने हस्बैंड को कंट्रोल में कैसे किया जाता है। काफी सारे आर्टिकल्स पढ़ती है और मन ही मन खुश हो रही होती है। तभी पीछे से यून ऐसा आता है जो कि ये सारी चीजें देख लेता है। वो उसके काफी क्लोज होता है और उसे कहता है कि तुमने तो पहले ही मुझे अब तुम्हें मुझे और कितना कंट्रोल करना है। जिसके बाद दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं। तभी बाहर से डैड की आवाज आती है। दोनों बाहर जाते हैं जहाँ पे डैड इस समय गुस्से में होते हैं और इसकी सच्चाई उसके सामने रखने वाले थे। वो तुरंत ही अपनी वाइफ को बहाने से वहाँ से भेजता है और डैड से बात करता है। पहले तो डैड उससे बिल्कुल भी नहीं डरते हैं और कहते हैं कि एक तो तुमने मेरी कंपनी बर्बाद कर दी और ऊपर से गुंडों को मारने के लिए मेरे पास भेज दिए। ये सुनकर वो उसे कहता है कि मैं तो अपने असिस्टेंट को बचाने के लिए आपके पास भेजा था, बट अच्छा होता कि मैं उसे थोड़ी देर बाद भेजता जब तक कि वो गुंडे तुम्हें मार कर खत्म कर देती। अब सच्चाई जानकर तो डैड फिर से घबरा जाते हैं और डरते हुए से माफी मांगने लगते हैं। लेकिन इस समय यूनो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि मैंने बिना मतलब की कई बार आपकी मदद की है, सिर्फ इस वजह से कि ताकि आप मेरे पर्सनालिटी के बारे में अपनी बेटी को ना बता दो। लेकिन अगर अब तुम्हें मेरी सच्चाई उससे बतानी है तो जाकर बता दो कि मैं जिस चीज़ के लिए पागल होता हूँ तो उसे मैं हासिल करके ही दम लेता हूँ और मैं उसे बहुत ही ज्यादा पसंद भी करता हूँ। भी सारी बातें गुस्से से कह ही रहा होता है, तभी सामने से दरवाजा ओपन होता है और निंग हाओ अंदर आती है। क्योंकि उसने सब कुछ सुन लिया होता है इसलिए उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। यून तुरंत ही डैड को कमरे से बाहर निकाल देता है और उसे लॉक कर देता है और धीरे धीरे निंग हाओ की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है कि अब तुम्हें पछतावा होगा या फिर तुम्हें मुझसे घिन भी आती होगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम्हें तो पता ही चल गया है कि मैं तुम्हें लेकर कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड हूँ।
इसलिए मुझे छोड़ने के बारे में या फिर मुझे धोखा देने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। ऐसा कहते हुए वो उसके क्लोज होता है, उसे टेबल पे बैठाता है और उसे किस करने लगता है। निंग याओ उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे बात करने का मौका भी नहीं देता है। वो उसे किस करता है, उसके नेक पे किस करता है और उसके साथ फोर्सफुली उसके साथ इंटीमेट होता है। कुछ समय के बाद वो उसे बाहों में उठाता है और उसे एक कमरे में लेकर जा रहा होता है। रास्ते में मॉम दोनों को साथ में देख लेती हैं। निंग हाओ की ऐसी हालत देखकर वो उसे पूछती हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, तो वो कहता है कि आज से वो घर से बाहर नहीं जाएगी और बिना मेरी परमिशन के कोई उसे मिल भी नहीं सकता है। ये सब कुछ सुनकर मॉम उससे कहती है कि देखो हमारे परिवार में ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो गुस्से से उनकी तरफ देखता है और उसे लेकर अपने साथ चला जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो उसे प्यास लगा होता है। जैसे वो पानी पीने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, वो देखती है कि उसके पूरे बॉडी पे काफी सारे लव बाइट हैं, जिसे देखकर तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो पानी पीकर अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं होता है। वो गुस्से में कहती है कि उस बेवकूफ ने मुझे बात करने का एक मौका भी नहीं दिया था, मुझे उसे सब कुछ क्लियर करना होगा। ऐसा सोचते हुए वो कमरे से बाहर निकलने वाली होती है, लेकिन रास्ते पे ही 2 बॉडीगार्ड उसे रोक लेते हैं। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि बॉस ने साफ शब्दों में कहा है कि वो यहाँ से नहीं जा सकती हैं। अगर वो जाने की कोशिश करती हैं तो बॉस सुसाइड कर लेंगे। जिसके बाद वो अपने बॉस के एक सुसाइड वीडियो भी उसे दिखाते हैं, जिसे देखकर उसे बड़ा ही गुस्सा आता है। वो उसी रस्सी को लेकर कमरे के अंदर चली जाती है। उसी वक्त कमरे के बाहर से उसके डैड की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि उसे अपने साथ भागने के लिए कहते हैं। वो भी मौके का फायदा उठाती है और डैड के साथ वहाँ से भाग जाती है। जहाँ से आने के बाद डैड उसे यून के बारे में बताते हैं कि वो कितना ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए वो उसे शहर छोड़ने का सलाह देते हैं और अपने साथ भागने के लिए कहते हैं, लेकिन वो जाने से साफ साफ मना कर देती है। डैड उससे पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रही है, तब वो उसके बारे में सोचती है कि उसकी बॉडी कितनी अच्छी है, वो दिखने में कितना अच्छा है, इसलिए वो जाने से मना कर देती है और अपने डैड को वार्न करती है कि वो इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करें। जिसके बाद वो वहाँ से निकलती है और अपने हस्बैंड से मिलने की कोशिश करती है, बट उसे ऑटो नहीं मिल रहा होता है, जिस वजह से वो एक बाइकर को बहाने से रोकती है और उसे कहती है कि उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है और उसे धोखा दे रहा है। उसे अपनी बूढ़ी मॉम की हिफाजत करनी है, इसलिए उसे जल्दी से अपने हस्बैंड के पास पहुंचना है। अब पहले जो लड़का होता है बाइक पे, वो तो साफ साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि ये कोई ऑटो रिक्शा नहीं है जो वो उसे लिफ्ट दे। लेकिन निंग हाओ ऐसे एक्टिंग कर रही होती है, जिस वजह से वो उसे मना नहीं कर पाता है और उसे पहनने के लिए हेलमेट दे देता है। वहीं दूसरी तरफ इन सारी चीजों के बारे में यूनो को पता चल जाता है कि वो घर से भाग चुकी है, लेकिन उसके लोगों ने करंट लोकेशन भी पता कर लिया है। इधर वो लड़का उसके बताए गए एड्रेस पे उसे छोड़ देता है। तभी यहाँ पे यूनो आ जाता है, जो कि पहले तो अपनी वाइफ को किसी और लड़की के साथ देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए वो बिना कुछ तमाशा क्रिएट किए अपनी वाइफ को अपनी साइड पे आने के लिए कहता है। लेकिन उस बाइक वाले लड़के को ये सारी चीज़ें अजीब लगती हैं, क्योंकि वह पहले से यूनो को जानता था कि वो एक बड़ी कंपनी का सीईओ है और साथ ही वो कितना ज़्यादा एरोगेंट और रूड है, और साथ ही इसके बताए गए अनुसार वो चीट भी करता है। वो उसे उसके पास नहीं जाने देता है। लेकिन यूनो अपनी वाइफ को अपनी तरफ खींचता है और कहता है कि ये मेरी वाइफ है, ये मेरी मालकिन है, और ऐसा कहते हुए वो उसे टीज करने लगता है और ऐसी ऐसी बातें करने लगता है, जिससे वो थोड़ी सी एम्बेरस होने लगती है और तुरंत ही उस लड़के को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। वो कहता है कि ये तो तुम्हारे साथ चीट कर रहा था ना। वो तुरंत ही बात को पलट देती है और कहती है कि मैंने तुमसे झूठ कहा था, ये बहुत अच्छा है और मेरा बहुत ही ज़्यादा ध्यान भी रखता है, मुझे यहाँ पे पहुँचना था, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला था। जिसके बाद वो बाइक वाला लड़का वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद यूनो उससे पूछता है कि तुमने उसे लिफ्ट क्यों लिया, तुम्हें पुलिस वाले से लिफ्ट ले लेनी चाहिए थी, ना कि उस लड़के से। जिसके बाद वो लोग ऑफिस में जाते हैं। इसमें वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है, जहाँ पे वो एक एक करके अपने सारा का सारा गुस्सा उसके ऊपर निकाल देती है। जब उसका गुस्सा शांत हो जाता है तब यूनो उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बीच में ही रोक देती है, ये कहती हुई कि ये ऑफिस है। लेकिन वो तो उसके चेयर को लात मारता है और उसे अपनी गोद में खींच लेता है और वापस से उसे किस करने लगता है। निंग हाओ इन सारी चीज़ों से काफ़ी परेशान हो गई होती है, इसलिए वो उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हें जहाँ मौका मिलता है तुम वहाँ पे शुरू हो जाते हो, मुझसे पूछते भी नहीं हो एक भी बार। अगर यहाँ पे कोई आ जाएगा तो। ये सुनकर वो उससे कहता है कि यहाँ पे कोई नहीं आएगा, लेकिन तभी बाहर से उसे पता चलता है कि कोई मीटिंग के लिए आया है, लेकिन फिर भी वो रुकता ही है, बल्कि उसके साथ कंटिन्यू रखता है। वहीं दूसरी तरफ मिसेस फैंग अपनी कंपनी की तरफ से काम के सिलसिले में आई होती हैं और जब वो ये सारी बातें सुनती हैं तो वो यूनो को लेकर गलतफहमी पाल लेती हैं कि उसे लड़की में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से उस समय चली जाती हैं। कुछ समय के बाद यूनो अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद मीटिंग में आता है, जहाँ पे मिसेस फैंग उसके गले पे बने हुए लव बाइट को नोटिस कर लेती हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद इस लड़की को लड़कियों के साथ खेलना पसंद है, इसलिए वो भी ट्राई करती हैं ताकि उन्हें प्रोजेक्ट मिल जाए, जिसके लिए वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती हैं और ऐसी ऐसी हरकतें करने लगती हैं, जिस वजह से यूनो गुस्सा हो जाता है और बॉटल चलाकर उन्हें मारने की कोशिश करता है। मिसेस फैंग इससे डर जाती हैं तो वो सॉरी बोल देता है और कहता है कि गलती से बॉटल मेरे हाथ से फिसल गई थी, ऐसे मेरे पास बर्बाद करने के लिए और ज़्यादा समय नहीं है, तो मुझे दूसरी मीटिंग में जाना है, तो मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो किसी और से बात करने लगती है अपनी कंपनी को लेकर। थोड़ी ही देर के अंदर यहाँ पे निंग हाओ आती है कॉफी पीते हुए और वो मिसेस फैंग को देखकर हेलो बोलती है, लेकिन वो उसे अवॉइड कर देती है, जिस वजह से निंग हाओ को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मिडिल फिंगर दिखाने लगती है। उसकी हरकत देखकर मिसेस फैंग गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो उसे जाने देती है और कहती है कि तुम देखने में काफी एवरेज हो, तुम मेरे आसपास रहोगी
तो इससे मिस्टर जियांग मेरे क्लोज आ सकते हैं। ऐसे कहते हुए अपने बम से मारती है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है। अब इसे भी गुस्सा आता है, इसलिए वो खड़े होते ही उसकी वाट लगा देती है और कहती है कि ऐसी भद्दी दिखती हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा हस्बैंड तुम्हें देख सकता है, तुम इसे सेड्यूस कर सकती हो। जिसके बाद दोनों लड़कियों में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है और दोनों यून को लेकर झगड़ने लगती हैं। कुछ समय के बाद यहाँ पे अपने असिस्टेंट के साथ पहुंच जाता है, जिसे मिस्टर फैंग देख लेती है और कहती है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया और यहाँ पे इनोसेंट बनने की कोशिश कर रही हो और अपने हस्बैंड को भी लेकर ऐसी वैसी बातें कर रही हो। इस तरीके से वो उसे फंसाने की कोशिश कर रही थी। निंगाओ कहती है कि अगर तुम्हें मेरा हस्बैंड इतना ही ज्यादा पसंद है तो उसे अपने साथ लेकर चले जाओ, लेकिन हाँ याद रखना वो मेरे अलावा किसी और को देखता भी नहीं है। तुम्हारी ये बॉडी भी किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि तुम उसे फंसा नहीं सकती हो। अब ऐसी बातें कर ही रही होती है तभी वो पीछे से आता है और कहता है कि तुम मेरे बारे में इतना ज्यादा सोचती हो। जिसके बाद मिस्टर फैंग वाइफ को फंसाने की एक बार फिर से कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हारी वाइफ ने इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को फाड़ दिया। ये सुनकर वो कहता है कि कोई बात नहीं है, हम इसे फिर से प्रिंट करवा लेते हैं। तभी बैठे होते हैं, असिस्टेंट पेपर रेडी करके लाता है पेपर पे साइन करने के लिए, लेकिन यून अपनी वाइफ से कहता है कि अगर तुम नहीं चाहती हो कि मैं इस लेडी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूँ तो तुम इसे फाड़ सकती हो। अब निंगाओ तो पहले से इस लड़की से चिड़ी हुई होती है, इसलिए वो उसे चिढ़ाती हुई उसके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर फाड़ देती है। मिसेस फैंग इससे गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं कि एक लड़की की वजह से तुम हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हो, लेकिन उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो कहता है कि जब तक मेरी वाइफ मेरे साथ है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उसे जो चाहिए वो आराम से बर्बाद कर सकती है, क्योंकि मेरे पास पैसों की कोई भी कमी नहीं है। ये सुनकर उसे काफी अच्छा लगता है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपने हस्बैंड के लेवल को मैच करेगी और काम करेगी ताकि वो उसे सपोर्ट कर सके। इसलिए वो अगले दिन से ही इंटरव्यू के लिए जाने लगती है। काफी सारे इंटरव्यू वो करती है, लेकिन कहीं पे भी वो सिलेक्ट नहीं होती है। पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी उसे जॉब नहीं मिलती है, इसलिए वो रोड की साइड बैठ जाती है, क्योंकि उसके पैर में दर्द हो रहा था। दूसरी तरफ से उसका हस्बैंड उसे कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन लगता नहीं है क्योंकि इसका फोन बंद हो चुका था। उसी समय वो बाइक वाले लड़के ज्ञान से भी मिल जाती है। दोनों साथ में डिनर के लिए जाते हैं, जहाँ पे पूरे दिन में उसके साथ क्या हुआ था वो सारी बातें उसके साथ शेयर कर देती है और खाना खाते हुए उसे थैंक्स बोल रही थी लास्ट टाइम भी जब उसने उसकी मदद की थी, इसलिए वो बिल पे करने की बात करती है, लेकिन उसके फोन में चार्ज ही नहीं होता है। यहाँ पे मैनेजर आता है और कहता है कि उन्हें बिल पे करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो यान के साथ है और वो यान के बारे में बताने ही वाला होता है, लेकिन यान उन्हें रोक लेता है और कहता है कि ये मेरे अंकल हैं, ये होटल उनकी ही है, इसलिए तुम्हें पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो उसके रिज्यूमे भी अपने अंकल को दे देता है और कहता है कि क्या इसके लिए कोई जॉब है। वो तुरंत ही उसे डिजाइनर टीम में हायर कर लेती है। जिसके बाद वो काफी खुश होती है और यान के साथ हैंडशेक कर रही होती है। उसी समय यहाँ पे यून भी आ जाता है और यान के हाथों में इसके हाथ को देखकर तो उससे जेलसी होती है। वो उसके पास आता है और अपनी वाइफ को अपने पास खींचते हुए उससे कहता है कि तुमने मेरा फोन को रिसीव क्यों नहीं किया। तब वो बताती है कि उसके फोन में चार्ज नहीं है। यान उससे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। यून कहता है कि जहाँ मेरी वाइफ होगी मुझे वहाँ पे तो होना ही चाहिए ना। ये सुनकर अंकल भी सोच रहे होते हैं कि जब ये इनकी वाइफ है तो आखिर यान सर उसके ऊपर लाइन क्यों मार रहे हैं। इधर यून को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि उसकी वाइफ किसी और पे ध्यान दे, जिस वजह से वो उसका अटेंशन पाने के लिए बीमार होने का नाटक करने लगता है और उसे हक करने के लिए कहता है। यान को ये सब कुछ पसंद नहीं आता है, इसलिए वो उसे कहता है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाकर अपना चेकअप करा लेना चाहिए। वो मना करता है और कहता है कि मेरी वाइफ अगर मुझे गले लगा लेती है ना तो बस मैं इतने से ही ठीक हो जाऊंगा। वो भी उसे गले से लगा लेती है। यान को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है, जिस वजह से वो उसे कहता है कि तुम्हें इसे हॉस्पिटल लेकर चला जाना चाहिए, क्या पता इसे कैंसर हो गया हो। तो ये सुनकर वो कहती है कि हाँ हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, लेकिन वो जाने से मना कर देता है और कहता है कि मैं हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम कार में बैठो, मैं बिल पे कर देता हूँ। उसके जाते ही वो यान को धमकी देने लगता है कि वो उसकी वाइफ से दूर रहे, नहीं तो वो उसकी फैमिली रेपुटेशन पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। लेकिन यान इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं था, क्योंकि वो भी उसकी वाइफ को पसंद करने लगा था। और जैसे ही ये बात यून को पता चलती है वो तो गुस्से से पागल हो जाता है और यान के ऊपर हाथ उठाता है और उसे अच्छी तरीके से पीट कर बाहर आ जाता है। लेकिन अपनी वाइफ को देखकर फिर से उसके क्लोज आने लगता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मना कर देती है, ये कहते हुए कि उन्हें इस समय हॉस्पिटल जाना चाहिए, ना कि किस करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ यान की भी हालत खराब होती है, जिस वजह से मैनेजर आता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। इधर हॉस्पिटल पहुंचने के बावजूद भी यूनो नाटक कर रहा होता है कि उसके पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द है, लेकिन डॉक्टर जब उसका फुल बॉडी चेकअप करते हैं तब तो उन्हें पता चलता है कि इसे तो कुछ नहीं हुआ है। साथ ही वाइफ को देखकर वो समझ जाते हैं कि बस ये पर्सन अपनी वाइफ का अटेंशन पाने के लिए सारी चीजें कर रहा है, इसलिए वो भी कुछ नहीं कहते हैं। निंगा अपने हस्बैंड के बारे में डॉक्टर से पूछती है, तब डॉक्टर बताते हैं कि आपके हस्बैंड पूरी तरीके से ठीक है, बस उन्हें थोड़ा सा ख्याल रखने की जरूरत है और आज रात उन्हें यहीं पे रहना होगा। डॉक्टर के जाने के बाद यूनो अपनी वाइफ को अपने पास से खींचकर बैठा लेता है और उसे यहाँ से ना जाने के लिए कहता है। वो कहती है कि मैं बस तुम्हारे लिए खाने पीने की चीजें ला रही थी, लेकिन उसे कुछ भी खाना नहीं था, इसलिए वो उसे अपने पास ही रख रहा होता है और कहता है कि प्लीज तुम जॉब मत करो, इससे तुम मुझसे दूर हो जाओगी। ये सुनकर वो उसे कहती है कि उसे जॉब करना है, इसलिए वो जॉब नहीं छोड़ सकती है। जब वो जॉब नहीं छोड़ने वाली होती है तो वो रोने धोने का नाटक करने लगता है, जिस वजह से वो मान जाती है और कहती है कि ठीक है मैं जॉब नहीं करूंगी। इसके बाद वो उसे अपने पास बेड पे ही सुला लेता है। समय के बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वो वहाँ पे नहीं होती है, जिस वजह से वो ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम निंगाओ को देखते हैं जो कि कुछ चीजें लेने के लिए बाहर आई होती है। उसी समय यान भी उसे देख लेता है और उससे बात करने के लिए उसके पास आ जाता है।
वो उसके चोट को देखकर उसके बारे में पूछती है तब वो बहाना बना देता है और इसके बाद वो उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए अपने साथ लेकर जाता है। तभी यहाँ पे यून आ जाता है और फिर से अपनी वाइफ के साथ उसे देखकर गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर हाथ उठा देता है, जिससे वो गुस्सा हो जाती है, अपने हस्बैंड को शांत करती है और उसे नाश्ता लाने के लिए कहती है, अपने लिए भी और यान के लिए भी। और यान को वो उसके कमरे में लेकर जाती है क्योंकि उसे चोट लग गई थी। यान उसे उसकी जॉब के बारे में पूछता है कि वो कब से ज्वाइन करने वाली है, तब वो मना कर देती है, ये कहते हुए कि उसका हस्बैंड नहीं चाहता है कि वो जॉब करे। तभी यहाँ पे यून भी आ जाता है और अपनी वाइफ से कहता है कि मैं इसे सॉरी बोलना चाहता हूँ, इसलिए क्या तुम बाहर जा सकती हो। यून के बदले हुए अंदाज को देखकर वो काफी खुश होती है और कहती है कि मुझे पता था कि तुम अपनी गलती के लिए सॉरी बोलोगे। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद यून याओ से कहता है कि आखिर तुम मेरी वाइफ का पीछा कब छोड़ोगे, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इससे दूर रहो, नहीं तुम्हें मार मार के तुम्हें खत्म कर दूंगा। वो उसे अच्छे से समझाता है और वापस से अपनी वाइफ के पास आता है, जहाँ पे वो उसे कहता है कि तुम जॉब कर सकती हो। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन वो उसे कहता है कि मेरी पूरी बात सुनो, तुम जॉब कर सकती हो लेकिन तुम्हें मेरी कंपनी में जॉब करनी होगी, ना कि किसी और की कंपनी में। ये सुनकर वो उसे कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम कंपनी में किसी को भी नहीं बताओगी कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, क्योंकि मुझे स्पेशल अटेंशन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तुम जैसे बाकियों के साथ रहते हो वैसे ही तुम्हें मेरे साथ भी रहना होगा। वो मान जाता है, तब वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है, उसके चीक्स पे किस करती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद वो अपने असिस्टेंट के पास कॉल करता है और अपनी वाइफ के बारे में बता देता है कि वो ज्वाइन करने वाली है, इसलिए वो उसका अच्छी तरीके से ध्यान रखे। नेक्स्ट हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी कॉलिग्स को पता होता है कि आज उनके बॉस की वाइफ यहाँ पे काम करने के लिए आने वाली है, इसलिए वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और उनके स्वागत की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी सामने से निंगहाओ आती है, वो सभी भागते हुए उसके पास आते हैं। ये देखकर निंगहाओ को काफी अच्छा लगता है, लेकिन वो लोग उसे धक्का देते हुए क्रॉस करते आगे बढ़ते हैं और एक दूसरी लड़की जिसका नाम सिया होता है उसे अच्छी तरीके से वेलकम देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद यही लड़की सीओ की वाइफ है, क्योंकि वो बहुत ही ड्रेसअप होकर आई होती है। और वो लड़की सिया भी इस कंफ्यूजन को दूर नहीं करती है, बल्कि इसके मजे लेने लगती है। सभी कॉलिग सिया के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं, उसके लिए एक अच्छी सी सीट भी फाइनल करते हैं और वहाँ पे उसे बैठाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो असल में बॉस की वाइफ होती है उस पे तो ये लोग ध्यान भी नहीं देते हैं और ऊपर से उसे एक गंदा सा टेबल भी चिपका देते हैं, जिसपे बहुत सारा धूल एंड बेकार की चीजें रखी होती हैं। निहाओ अब कोई तमाशा नहीं चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप उस डिश को साफ करने लगती है। वहाँ पे एक दूसरी लड़की उसकी मदद करती है और पहले ही दिन वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। जैसे वो अपने टेबल साफ करती है वैसे सुपरवाइजर आती है और उसे बहुत सारा काम दे देती है करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ वो सिया के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करती है और उसे काम करने के लिए कुछ भी नहीं देती है, बल्कि उसे पूरा टाइम आराम करने के लिए छोड़ देती है। इस बात से निंगहाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो सारा का सारा फाइल ले जाकर सुपरवाइजर के टेबल में पटक देती है और कहती है कि मैं इतना सारा काम नहीं करने वाली हूँ। आज ही हम दोनों यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, तो आखिर हम दोनों के बीच में इतना ज्यादा भेदभाव क्यों? एक साथ इतना सारा काम करने के लिए कहा जा रहा है, वहीं पे उसे एक भी काम नहीं दिया जा रहा है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फ्रस्ट्रेट होकर सुपरवाइजर का गला दबाने लगती है। वो काफी गुस्से में होती है, जिससे सुपरवाइजर भी थोड़ी सी डर जाती है और उसे सारे काम को वापस ले लेती है, लेकिन एक बड़ा सा प्रोजेक्ट उसे दे देती है जिसे कंप्लीट करने में उसे बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। लिन उस फाइल को ले लेती है और काम करना स्टार्ट कर देती है। उसका पूरा का पूरा ध्यान उसके काम पे होता है। कुछ समय के बाद उसका हस्बैंड उसके पास आता है और बहाने से उसे देखने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। वो अपने काम पे ध्यान देती है। वो बार बार आता है, कई बार ट्राई करता है, लेकिन वो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है, जिस वजह से वो गुस्सा हो जाता है और अपने ऑफिस में जाकर उसे मैसेज करता है, लेकिन वो मैसेज का भी रिप्लाई नहीं देती है, जिससे वो गुस्सा हो जाता है और उसके पास आता है। जब वो ऑफिस में आता है तब वो देखता है कि सारे के सारे पर्सन अपनी जगह पे सो रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ के सुपरवाइजर भी मुंह खोलकर आराम से सो रही होती है और निंगहाओ अकेले यहाँ पे काम कर रही थी, जिसपे वो बहुत ही गुस्सा होता है और सुपरवाइजर से कहता है कि ये कैसा माहौल है, तुम्हारे साथ यहाँ पे सभी के सभी सो रहे हैं, कोई भी काम नहीं कर रहा है सिवाय निंगहाओ के। मैं तुम सभी को यहाँ पे सोने के पैसे देता हूँ या फिर काम करने के। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, जिसके बाद वो निंगहाओ के काम को चेक करता है, जो कि काफी ज्यादा लंबा होता है, इसलिए वो गुस्सा होता है और उस काम को सुपरवाइजर को सौंप देता है और कहता है कि अब से सारा का सारा काम तुम करोगी। जिसके बाद सब काम उसके ऊपर चला जाता है और निंगहाओ और उसकी फ्रेंड फ्री हो जाती हैं और वो घूमते हुए वहाँ से कैंटीन में चली जाती हैं। वो दोनों खाने के लिए बैठी होती हैं, तभी यहाँ पे एक डिलीवरी पर्सन आता है और उसे खाने के लिए देता है। देखकर दोनों हैरान होती हैं, क्योंकि दोनों ने ही ऑर्डर नहीं किया होता है। तभी यहाँ पे यून आता है और इशारे से निंगहाओ को बताता है कि उसने ये सारी चीजें उसके लिए ऑर्डर की है। वो खुश हो जाती है और खाने लगती है। कैंटीन में जो बाकी लड़कियां होती हैं वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं और सोचती हैं कि बॉस आखिर क्यों अपनी वाइफ पे ध्यान ना देकर निंगहाओ पे ध्यान दे रहे हैं। वो उस दूसरी लड़की सिया को समझाने लगती हैं कि वो अपने हस्बैंड को अपने कंट्रोल में रखे, इस तरीके से दूसरी लड़कियों को वो दिखने ना दे। वहीं दूसरी तरफ निंगहाओ खाना खाने के बाद ऑफिस में जाती है, जहाँ पे वो अपने हस्बैंड को सोते हुए देखती है। ये देखकर वो उसका ख्याल रखती है और उसे पास से ब्लैंकेट से ढककर वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन वो जग जाता है और उसे अपने पास खींचकर अपने पास बैठा लेता है। जिसके बाद वो उसे पूछता है कि मैंने जो खाना भेजा था वो कैसा था। वो खाने की तारीफ कर रही होती है। वही बाहर से सिया को कुछ लड़कियां पकड़ कर लेकर आती हैं और कहती हैं कि हमने अभी भी निंगहाओ को ऑफिस में जाते हुए देखा है, ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे हस्बैंड के साथ तुम्हें चीट कर रही है, तुम्हें जाकर दोनों को रंगे हाथ पकड़ना चाहिए। लेकिन सिया को पता होता है कि वो फ्रॉड है, इसलिए वो यहाँ
से निकलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे सुपरवाइजर भी ऐसा आती है और सभी मिलकर उसका साथ देने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पीछे नहीं हटना चाहिए, हम सभी के सभी तुम्हारे साथ हैं। तभी सामने से दरवाजा ओपन होता है और बॉस को ऐसे अचानक से आते हुए देखकर सभी घबरा जाते हैं, लेकिन सभी उसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि अपनी वाइफ के होते हुए वो किसी और लड़की के साथ ये कैसे कर सकती है। को भी समझ में आ जाता है कि सभी लड़कियां उसके बारे में गलत समझ रहे हैं, इसलिए वो साफ कर देता है और कहता है कि मेरी वाइफ ये लड़की नहीं बल्कि निंगहाओ है। और तब जाकर इन्हें पता चलता है कि जिस लड़की को ये लोग बॉस की वाइफ समझकर उसके साथ अच्छी कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे थे वो तो फ्रॉड है। ये उनको भी ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो सच्चाई बताने के बाद सभी को काम से बाहर निकाल देता है। वो लोग भी इस बेकार सी चीज में इन्वॉल्व थे, लेकिन इसे निंगहाओ की भी सच्चाई सामने आ जाती है, जिससे वो सैड होकर जाकर ऑफिस में बैठ जाती है। उसका हस्बैंड उसके पास आता है और कहता है कि देखो मेरा इरादा ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि तुम्हारे बारे में मुझे बताना पड़ा। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती हो? अब ये सुनकर वो भी उसे माफ कर देती है, क्योंकि उसे पता होता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जिसके बाद वो उसे फोरहेड पे किस करता है और उसे गले से लगा लेता है और इसी सीन पे इस ड्रामे का द एंड हो जाता है। सो आपको ये रोमांटिक सा ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चैनल सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।